हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट पार्ट इसका हम पूरा कर चुके हैं, आज उसका सेकंड पार्ट है। इसमें देखिए क्लोनिंग वेक्टर्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो डिज़ायर्ड जीन को लेकर जाने के लिए व्हीकल का कार्य करता है उसको कहा जाता है वेक्टर, है ना। और उस पर क्लोनिंग की जाती है, इसको कहा जाता है क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स में हम एक की चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, प्लाज्मिड्स के बारे में। जो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम्स जो मेन क्रोमोसोम होता है उसके अलावा जो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है वो प्लाज्मिड कहलाता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी बैक्टीरियोफेज, है ना। नेक्स्ट जो वाहक के रूप में या वेक्टर के रूप में उपयोग होता है, जो कॉमनली यूज़ होता है वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज। फिर दूसरा आता है कॉस्मिड, फैजमिड, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BACs और YAC यैक, है ना। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। वेक्टर्स फॉर प्लांट्स, माने प्लांट्स में कौन कौन से किसको वेक्टर के रूप में लिया जाता है, और एनिमल्स में इस तरह से जीन को एक कोशिका से दूसरे में पहुंचाने के लिए, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करने के लिए वेक्टर के रूप में कौन से सेल जो हैं वो यूज़ होते हैं, कौन सा वेक्टर के रूप में यूज़ होता है वो देखेंगे। तो आज हम देखते हैं ये बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस का ग्रुप है, एक अकेला सिंगल वायरस नहीं है, वायरसेस का ग्रुप है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। मतलब क्या है, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स उनको खाने वाला, माने बैक्टीरियो, जीवाणु भोजी भी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो बैक्टीरिया का भक्षण करने वाले जो जीव होते हैं या वायरस होते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। इसका एग्जाम्पल है लेम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस एंड अल्फा बैक्टीरियोफेज वायरस। साथ ही साथ फेज M13 आदि होते हैं जो अलग अलग, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है लेकिन लगभग एक समान ही होते हैं। और ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, है ना। पूरी तरह से ये क्या करते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना या संक्रमण करना। मतलब ये बाहर जीवित नहीं रह सकते, इनको जीवित रहने के लिए कोई न कोई होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो होस्ट सेल होता है, बेस्ट जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। ये हमारे ऊपर संक्रमण नहीं कर सकते जीवाणु भोजी, बल्कि सिर्फ किस पर करते हैं, बैक्टीरिया पर संक्रमण करते हैं। और उनके भीतर वो गुणन करते हैं, माने अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, मतलब बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये है बैक्टीरियोफेज, इस तरह से होता है। और उसमें एक हेड होता है और टेल रीजन होता है, और बीच में क्या होता है, इसमें या तो डीएनए होता है या RNA होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तो ये इसको इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्ट करते हैं तो जैसे ही इन्फेक्ट करते हैं ये बैक्टीरियल सेल में इनका डीएनए प्रविष्ट हो जाता है, और इनके डीएनए जो है वो बैक्टीरिया जैसे जैसे अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, इसके डीएनए की कॉपी भी बना लेता है ना। बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ ये अपनी भी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। बैक्टीरिया अपनी कॉपी समझकर, अपना डीएनए समझकर इसकी कई कॉपीज़ बनाने लग जाता है। तो इसी के कारण इस गुण को देखते हुए डिज़ायर्ड जीन को इसके डीएनए में प्रवेश कराकर फिर बैक्टीरियल सेल में उसकी कई अधिक कॉपीज़ बनाने के लिए इसका वेक्टर का उपयोग किया जाता है। इसी गुण के कारण कि वो बैक्टीरिया में अपना डीएनए जो है वो इंसर्ट करता है और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती है। तो उसी गुण के कारण बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजियों का प्रयोग किस में किया जाता है, वेक्टर्स के रूप में किया जाता है। जो डिज़ायर्ड जीन को किस में प्रवेश किया जाता है, बैक्टीरियल सेल में, और फिर बहुत अधिक कॉपीज उससे क्लोनिंग करके प्राप्त की जा सकती है। तो इसी के कारण क्या किया जाता है, बैक्टीरियोफेज को किसके रूप में यूज़ किया जाता है, वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, या वाहक के रूप में, है ना, जीन को लेकर जाने वाले वाहक के रूप में। तो डिज़ायर्ड जीन को बैक्टीरिया में पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये प्लाज्मिड से अधिक उपयोगी होते हैं। प्लाज्मिड भी एक वेक्टर है जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन इनका डीएनए कैसा होता है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए लीनियर होता है या रैखिक होता है। बीच से यदि काट दिया जाए और उसके बीच में यदि दो टुकड़ों के बीच में नया डीएनए को जोड़ दिया जाए तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त वायरस यदि इसमें प्रवेश कर जा रहा है कोई बैक्टीरियल सेल में, तो उसके भीतर में गुणन करके या मल्टीप्लिकेशन करके कई सारी कॉपीज़ जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्राप्त की जा सकती है। तो इनको प्लाज्मिड से अधिक उपयोगी माना जाता है वेक्टर, क्योंकि इनके चारों ओर प्रोटीन का कोट होता है, जिसके कारण ये अधिक दक्षता के साथ में क्या करते हैं, पूरा का पूरा डीएनए के पैकेज को किस में प्रवेश करा देते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचा सकते हैं। बड़े डीएनए खंडों की
ये क्लोनिंग की जा सकती है। इनके साथ छोटे प्लाज्मिड में क्या है, छोटे डीएनए खंडों को एक ले जाया जा सकता है दूसरे सेल में। इसमें क्या है, डीएनए के बड़े खंडों को भी ले जाया जा सकता है। प्लाज्मिड में 10 से 15 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में क्या होते हैं, 1000 मॉलिक्यूलर बेस पेयर होते हैं डीएनए के। तो इसमें प्लाज्मिड में मात्र 10 से 15,000 किलो माने बेस पेयर को ले जाया जा सकता है, अर्थात 10 से 15 किलोबाइट तक की डीएनए की लंबाई को क्लोनिंग की जा सकती है। जबकि बैक्टीरियोफेज में क्या है, 25 किलोबाइट माने 25,000 बेस पेयर्स की क्लोनिंग इसमें लगभग की जा सकती है। तो इसीलिए इसको क्या बेस्ट माना जाता है, किससे, प्लाज्मिड से अधिक उपयोगी माना जाता है बैक्टीरियोफेजेस को। लेकिन उसकी भी मैंने पॉपुलैरिटी कम नहीं है, प्लाज्मिड्स को कई बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों में अभी भी प्रयोग किए ही जाते हैं। तो क्या हो गया, ये एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड से बैक्टीरियोफेज जो है वो वेक्टर के रूप में अधिक उपयोगी क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि ये अधिक लंबाई के डीएनए को ले जा सकते हैं, और दूसरा इनके चारों ओर कोटिंग होती है जिसके कारण बहुत अधिक दक्षता के साथ ये अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करा सकते हैं। तो ये हो गया बैक्टीरियोफेज के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं कॉस्मिड क्या है। तो कॉस्मिड भी एक व्हीकल है या वेक्टर है जो डीएनए को लेकर जाता है। ये स्मॉल हाइब्रिड वेक्टर है। एक सिंगल किसी एक बैक्टीरिया का या एक वायरस का कोई क्रोमोसोम ना होकर ये दो एनिमल्स के या दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है और उसको फिर वाहक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखिए प्लाज्मिड लिया जाता है। पहला हम बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड पढ़े थे वो प्लाज्मिड लिया जाता है, और प्लाज्मिड के साथ में किसको जोड़ दिया जाता है, अल्फा फेज माने बैक्टीरियोफेज का ऐसा खंड, डीएनए का ऐसा खंड जिस पर कॉस साइट उपस्थित होता है। ये आप याद कर लीजिए, कॉस साइट रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। तो ये कॉस साइट जहाँ पर से डीएनए को काटा जा सकता है, तो वो कॉस साइट जहाँ पर अल्फा फेज का कॉस साइट होता है, उस कॉस साइट को लेकर प्लाज्मिड के साथ में जोड़कर एक नया वेक्टर तैयार किया जाता है, और वो वेक्टर संकर हाइब्रिड वेक्टर होता है जो कहलाता है कॉस्मिड। तो कॉस्मिड कहाँ से आया, कॉस साइट ऑफ अल्फा फेज से कॉस लिया गया है और प्लाज्मिड से लिया गया है मिड को। तो इस तरह से क्या तैयार हो गया, कॉस्मिड एक हाइब्रिड वेक्टर है। ठीक है, ये लगभग प्लाज्मिड के समान ही होते हैं। इसमें भी डीएनए सर्कुलर होता है, ये स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। साथ ही साथ इसमें जैसे प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माने प्रतिजैविकों के प्रति जो प्रतिरोध क्षमता उसमें पाई जाती है, वही के जीन जो होते हैं वही जीन इनमें भी पाए जाते हैं। और ORI होता है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से गुणन या मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो पॉइंट भी इसमें होता है। साथ ही साथ क्लोनिंग साइट्स होते हैं। क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं, जहाँ पर से माने डीएनए को काटा जा सकता है, विशेष अनुक्रम होता है काटने का, और रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, वो साइट्स भी इनमें उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इनको 45 kb के बाहरी डीएनए को ले जाया जा सकता है। कोई भी फॉरेन डीएनए का कितना बेस पेयर को ले जाया जा सकता है, 45,000 माने 1 kb इज इक्वल टू 1000 मॉलिक्यूलर बेस पेयर। तो इसमें 45,000 मॉलिक्यूलर बेस पेयर को ले जाया जा सकता है, अर्थात 45 kb के बाहरी डीएनए या फॉरेन डीएनए को इसमें अपन क्लोनिंग इसके द्वारा की जा सकती है या ले जाया जा सकता है। तीसरा है फैजमिड। फैजमिड नाम से ही जाहिर है प्लाज्मिड और फैज बैक्टीरियोफेज M13 को मिलाकर बनाया गया है फैजमिड। ये भी हाइब्रिड डीएनए है, छोटा होता है लेकिन अपेक्षाकृत कॉस्मिड की अपेक्षा उसी के समान ही होते हैं, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि उनसे अधिक बेस पेयर को ले जाया जा सकता है या डीएनए को ले जाने में ये सक्षम होते हैं। तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही जानिए कि कॉस्मिड क्या है, फैजमिड क्या है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्मिड कॉस साइट ऑफ अल्फा फेज प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू कॉस्मिड, और ये भी व्हीकल्स के रूप में, वेक्टर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इनमें 45 kb तक के बाहरी डीएनए को ले जाया जा सकता है और इससे भी अधिक तक के डीएनए को फैजमिड में ले जाया जा सकता है। फैजमिड क्या है, प्लाज्मिड प्लस फैज M13 है ना। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वेक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आगे देखते हैं, हम देखते हैं अब आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। अभी हम पढ़ चुके प्लाज्मिड के बारे में, पिछले वीडियो में पढ़े हैं। बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फैजमिड की चर्चा की जा चुकी है। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट में बनने वाले आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की क्या विशेषता होती है कि ये ईस्ट में बनने वाले आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को कहा जाता है YAC। इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। इनमें 1 MB बेस पेयर होते हैं, माने ये 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं,
10⁶ बेस पेयर होते हैं। वह 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? 10⁶ बेस पेयर होते हैं। तो ये काफ़ी बड़े होते हैं, इतने 1 MB बेस पेयर्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और बड़े DNA खंडों को ले जाने में सक्षम होते हैं। कौन? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, है ना। इनमें टीलोमियर सीक्वेंस होते हैं, इनमें सेंट्रोमियर होते हैं, रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस होते हैं, माने जो डुप्लीकेशन की क्षमता रखते हैं, रेप्लिकेशन की क्षमता रखने वाले सीक्वेंसेस भी होते हैं। इनमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, माने कि आणविक कैंची जो मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है, उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साइट्स कई होते हैं जहाँ पर से कई जगहों पर काटा जा सकता है, जो सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज़ होते हैं, है ना। और इनमें एक से अधिक जीन को एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, एक से अधिक जीन को इनके द्वारा एक साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाए, किसमें यूज़ किया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन DNA की मैपिंग के लिए भी इसमें यूज़ किया गया है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। अभी आपको यही जानना है इस क्लास में, 12th क्लास में, कि YAC क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और बड़े साइज़ के DNA को होस्ट सेल में प्रविष्ट कराने में मदद करते हैं। एक से अधिक जीन की मैपिंग ये एक साथ कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका ह्यूमन DNA की मैपिंग में इसका प्रयोग किया गया है ना। और BAC जो होते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्या होते हैं? 300 से ज़्यादा बेस पेयर को ले जा सकते हैं, माने उनकी साइज़ के होते हैं 300 से ज़्यादा बेस पेयर होते हैं इनमें। तो इनमें नॉर्मल से बेटर होते हैं, ये नॉर्मल से बेटर होते हैं, लेकिन YAC से बेटर नहीं होते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इन दोनों को और इनको इस्चेरिचिया कोलाई के F फैक्टर से बनाया गया है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को। तो इन दोनों के या तो फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ इसमें कि माने इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसकी उपयोगिता कहाँ पर हुई है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मैपिंग के लिए ह्यूमन DNA की मैपिंग में भी यूज़ किया जाता है और कई बड़े साइज़ के जो DNA है उनके क्लोनिंग के लिए इन वेक्टर्स का उपयोग किया जाता है, YAC का और BAC का। YAC मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं। उसके अलावा NCERT में और क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्लांट्स, क्लोनिंग फॉर प्लांट्स और वेक्टर्स फॉर एनिमल्स, माने प्लांट्स में क्लोनिंग के लिए कौन से वेक्टर यूज़ किए जाते हैं और एनिमल्स में क्लोनिंग के लिए कौन से वेक्टर यूज़ किए जाते हैं, ये भी एक NCERT में दिया हुआ है। तो प्लांट की क्लोनिंग के लिए जो फैक्टर यूज़ होते हैं वो होते हैं जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में पाया जाने वाला जो tDNA होता है वो उत्पन्न करता था ट्यूमर इन डाइकॉट प्लांट्स, माने डाइकॉट प्लांट्स में द्विबीजपत्री पौधों में वो उनकी जड़ों के संवहन तंत्र में प्रवेश करके इन्फेक्ट करके उनको संक्रमित करके उसमें ट्यूमर उत्पन्न करता था और उसके लक्षणों को प्रभावित करता था। तो इसी से मतलब वैज्ञानिक जो है वो उससे प्रभावित हुए और उसके द्वारा यदि उन्होंने सोचा, यहीं से शुरुआत हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्लांट्स में गुणों को या लक्षणों को परिवर्तित करने के लिए, कि यदि ये एक एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है उसका DNA यदि इसमें ट्यूमर उत्पन्न कर सकता है तो क्यों ना इसके DNA के साथ में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि सूखा से प्रतिरोधी करने वाला या लवण से प्रतिरोधी जीन या अच्छे फल पैदा करने वाला या जिस भी प्रकार के हम अच्छे गुणों को जो पौधों में डाले जा सकते हैं उन गुणों के जीन को यदि उसके साथ में जोड़ दिया जाए और उसको इन्फेक्ट कराया जाए तो वो पौधे में ट्यूमर उत्पन्न कर सकता है। तो ट्यूमर उत्पन्न करेगा तो काफ़ी अधिक संख्या में, ट्यूमर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, है ना। कोशिकाएं जो इन्फेक्ट हुई हैं वो बहुत अधिक वहाँ की ऊतक में वृद्धि हो गई है और प्रत्येक सेल में ट्यूमर की प्रत्येक सेल में क्या है, इसके DNA होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम के DNA होते हैं, tDNA होते हैं। तो यदि tDNA के साथ में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट DNA बना दिया जाए और उस बैक्टीरिया को क्लोनिंग करके उसके द्वारा इसको यदि प्लांट में इंजेक्ट किया जाए तो प्लांट में ट्यूमर उत्पन्न करेंगे। अब इस ट्यूमर की टिश्यूज़ को निकालकर, टिश्यूज़ ऑफ ट्यूमर की कुछ टिश्यूज़ को निकालकर टिश्यू कल्चर किया जाए और टिश्यू कल्चर करके बहुत अधिक कोशिकाएं प्राप्त की जाए और उन कोशिकाओं से फिर
प्लांटलेट तैयार किए जाए, छोटे छोटे प्लांटलेट तैयार किए जाए, इन प्लांटलेट से फिर नए पौधे को तैयार किया जा सकता है। तो जो पौधे होंगे उनमें सभी में क्या हो जाएगा, इस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया के साथ में पहुंच जाएगा, टीडीएनए के साथ में ट्यूमर में पहुंच जाएगा। ट्यूमर की टिश्यूज से क्या करेंगे, उसका कल्चर करके उसके प्रत्येक सेल से प्लांटलेट्स तैयार करेंगे और प्रत्येक प्लांट में फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जैसा गुण वाला हम पौधा चाहते हैं वैसा गुण वाला पौधा जो है वो डेवलप हो जाएगा, चाहे वो सूखा प्रतिरोधी हो, चाहे लवण के प्रति प्रतिरोधी हो, चाहे कोई और अच्छे फल प्रदान करने वाला हो या जल्दी फल प्रदान करने वाला हो, बिना बीज रहित फल प्रदान करने वाला हो। ये सब जो भी नया गुण जो है, लवण के प्रति, ताप के प्रति प्रतिरोधी, सूखा के प्रति प्रतिरोधी जो पौधे या फिर किसी रोग के प्रति प्रतिरोधी जीन को भी हम इसमें प्रविष्ट कराकर, इस टीआई प्लाज्मिड में प्रविष्ट कराकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर इसमें इस ट्यूमर के द्वारा कई सारे और क्लोनिंग करके पौधे जो है वो टिश्यू कल्चर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्लांट्स के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, वेक्टर के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का टीडीएनए कहलाता है, या टी प्लाज्मिड भी इसी को कहते हैं। और ये टी प्लाज्मिड के डीएनए में कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को घुसाकर इन्फेक्ट कराकर नए जो लक्षण वाले पौधे जो है वो उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो प्लांट्स में वेक्टर के लिए यूज़ किया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस होते हैं। इसका डीएनए टीडीएनए कहलाता है और ये पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में या डाइकॉट प्लांट्स में क्या करते हैं, ट्यूमर उत्पन्न करते हैं। और ये ट्यूमर वाला जो डिसीज़ होता है उसको कहा जाता है क्राउन गॉल डिसीज़, है ना। प्लांट्स में जो डिसीज़ उत्पन्न करता है, जड़ों में इस तरह गांठें उत्पन्न करता है और फिर उसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो ये कहलाता है क्राउन गॉल डिसीज़ कहलाता है। इसी गुण के कारण इसको क्या कहा जाता है कि ये पौधों के यदि लक्षणों में परिवर्तन कर रहे हैं, जीन में परिवर्तन के कारण, तो इसको अध्ययन करने के कारण इनको क्या कहा गया, नेचर जेनेटिक इंजीनियर, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता किसको कहा जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को कहा जाता है। ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को एनिमल सेल में यदि प्रविष्ट कराना है तो उसके लिए रेट्रोवायरसेस का प्रयोग किया जाता है। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, इनमें आरएनए पाया जाता है, आरएनए से ये डीएनए बना सकते हैं, इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है और फिर उस डीएनए के साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर सकते हैं और नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिज़ायर्ड जीन जो है वो फिर इफेक्टिव हो जाता है। तो देखिए, कोई भी डिज़ायर्ड डीएनए होता है इसमें रेट्रोवायरस में जो टी रीजन होता है, उसके रेट्रोवायरस में जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसमें टी रीजन होता है। टी रीजन में यदि डिज़ायर्ड जीन को जोड़ दिया जाता है, इस तरह से मान लीजिए ये है, तो इसमें टी रीजन में यदि डिज़ायर्ड जीन को इसमें से काट कर टी रीजन के जीन को काट कर जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त किया जाता है। फिर ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में प्रविष्ट कराया जाता है, एनिमल सेल में प्रविष्ट कराया जाता है। तो ये टी रीजन में जो इसमें कैंसर उत्पन्न करने वाले जो गुण होते हैं, वो वाला जीन होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और उसके साथ में यदि हम अच्छे वाले जीन जो है वो जो जिस गुण को चाहते हैं उस गुण वाले जीन को उसमें प्रविष्ट कराकर उस गुण को या उस लक्षण को प्राप्त किया जा सकता है। तो जिस तरह पौधों में एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ किया जाता है, इसमें एनिमल्स में किसको यूज़ किया जाता है, रेट्रोवायरसेस का यूज़ किया जाता है। वास्तव में रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, नॉर्मल सेल्स में कैंसरस चेंज कर देते हैं, कैंसर की कोशिकाओं में उनको रूपांतरित कर देते हैं। तो इनमें भी टी डीएनए पाया जाता है और इन टी डीएनए में टी रीजन होता है उनके प्लाज्मिड में, तो उनमें यदि डिज़ायर्ड डीएनए को जोड़ दिया जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं और अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब कोशिकाओं में कैंसरस परिवर्तन न करके हम जैसा चाहते हैं, जिस प्रकार के गुण चाहते हैं, जिस प्रकार के क्षमता चाहते हैं कोशिकाओं के द्वारा, वो क्षमता जो है वो प्रदर्शित होने लग जाती है। तो इस तरह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एनिमल्स के लिए यदि वेक्टर का रूप में उपयोग किया जा रहा है तो रेट्रोवायरसेस को किया जाता है। एनिमल सेल्स में यदि कोई चेंज करना है या गुणों को प्रवेश कराना है, नए गुणों को, लक्षणों को जीन के द्वारा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उसमें रेट्रोवायरसेस का उपयोग किया जाता है जो कैंसरस चेंज कर सकते हैं एनिमल सेल्स की कोशिकाओं में, जो है कैंसरस नॉर्मल सेल्स को वो कैंसर सेल्स में रूपांतरित कर देते हैं। तो रेट्रोवायरसेस का प्रयोग एनिमल्स में किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, इसके रूप में, वेक्टर्स के रूप में, और प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम को किया जाता है। उसके अलावा अब ये तो हो गया कि सारे वेक्टर्स के बारे में देख लिए हम, किस तरह से वेक्टर्स के द्वारा जीन को हम ले जाया जा सकता है, कौन कौन से वेक्टर होते हैं।
अब इस जीन को जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन चुका है, जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी प्लाज्मिड के या किसी वेक्टर के साथ में जुड़ चुका है, अब इस वेक्टर को किसी होस्ट सेल में प्रविष्ट कराना है। तो होस्ट सेल में या वो बैक्टीरियम सेल, बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, तो वो होस्ट सेल में प्रविष्ट कराने के लिए होस्ट सेल को भी सक्षम होना जरूरी है। तो होस्ट सेल में यूं ही कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसमें होस्ट सेल में क्लोनिंग के लिए, तो क्लोनिंग करने से पहले इसको इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है होस्ट सेल को, ताकि उसमें जो है नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसमें जाकर जुड़ सके या उसमें प्रवेश कर सके। तो कोशिका के बाहर से जीन या प्लाज्मिड को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो कहलाता है निपुणता या कॉम्पिटेंस कहलाता है। तो कोई भी सेल, होस्ट सेल जो है वो कैसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है इसमें कोई भी डीएनए जो मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, साथ ही साथ जल के प्रति स्नेही होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। इसको कुछ समय के लिए कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट के द्वारा कुछ समय के लिए कॉम्पिटेंट बनाते हैं, उसी समय डीएनए जो है वो एंटर कर जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो कैल्शियम जैसे डाइवेलेंट आयन की सांद्रता वाले विलयन से इसको पहले क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, कैल्शियम आयनों के द्वारा उसमें सांद्रित किया जाता है। उसके बाद उसमें आइसिंग की जाती है, बर्फ पर रखा जाता है, उसके बाद टेम्परेचर शॉक दिया जाता है, टेम्परेचर शॉक देने के बाद फिर से आइसिंग की जाती है। और इस तरह से इस प्रोसीजर को करने से इनमें सेल्स जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट हो जाते हैं और तुरंत जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो एक ये सामान्य मेथड है। इसके अलावा भी और कुछ मेथड हैं जिनके द्वारा होस्ट सेल में डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रविष्ट कराया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड भी है, आगे हम प्रोसेस के अंतर्गत में उसको डिटेल अध्ययन करेंगे। अभी कोई भी सेल की कॉम्पिटेंट माने होस्ट सेल कॉम्पिटेंट किस तरह से बनाया जा सकता है, और जब तक वो कॉम्पिटेंट ना हो तब तक उसमें क्लोनिंग संभव नहीं हो सकता। तो ये अभी हम क्या पढ़े, वेक्टर्स के बारे में पढ़े, डिटेल वेक्टर्स की स्टडी हो गई है और किस तरह से प्लांट्स में वेक्टर यूज़ किए जाते हैं और एनिमल्स में वेक्टर यूज़ किए जाते हैं, कौन से, साथ ही साथ बैक्टीरियोफेज क्या है, कॉस्मिड क्या है, फेजमिड क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में प्रयुक्त किया गया है BACs का और YACs का। प्लांट्स के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को यूज़ किया जाता है। एनिमल्स में यदि वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है तो किसको, रेट्रोवायरसेस को यूज़ किया जाता है जो कैंसर कॉज करते हैं, है ना। तो ये हो गया वेक्टर्स के लिए और कॉम्पिटेंट होस्ट। हम नेक्स्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। अभी हम इसके टूल्स पढ़ रहे थे, अभी तक के 3 वीडियो जो हुए हैं उसके इंट्रोडक्शंस और उसके टूल्स के बारे में डिटेल स्टडी किए हैं। हम आगे देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चरण कौन कौन से होते हैं।